गाइस, यू वेलकम टू दिस सेशन। मैं हूं रवि बजाज और आज ये जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा सेशन है आज, इसमें कौन सा टॉपिक लेने वाले हैं? प्रेपोजिशन। हम कर तो रहे हैं स्पोर्टिंग एरर्स, बट ये स्पेशली रहेंगी प्रेपोजिशंस के ऊपर। और प्रेपोजिशन क्योंकि इंग्लिश ग्रामर की रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, इसके बिना इंग्लिश सीखी, बोली और लिखना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है। तो इस टॉपिक को हम कैसे छोड़ सकते हैं? यहां मैं एक चीज बताया था, अगर आपको एग्जाम में 10 एरर्स देनी है, 10 एरर अगर आप सॉल्व करने वाले हैं, तो मेरा दिल ये कहता है कि उनमें से कम 2 से 3 यहां से निकल आती है। अगर आपको क्लोज टेस्ट करना है तो क्लोज टेस्ट में भी आपको हेल्प मिलती है 10 में से 2 से 3 नंबर की प्रेपोजिशन से। फाइन, तो इतना खास टॉपिक हम मिस कर ही नहीं सकते हैं। तो यहां आज हम प्रेपोजिशन को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। मैं बता देता हूं क्या क्या है। देखिए, एक तो प्रेपोजिशन में हम लेकर चलते हैं एक तो होता है जी इसका यूज, कि इन कहां पर यूज होता है, ओन का मीनिंग पर होता है, फ्रॉम की ओर से होता है। बहुत सिंपल है, सिर्फ एक ही क्लास में टॉपिक कवर हो जाता है। बट अगर आप ये सोचेंगे कि यही प्रेपोजिशन है और हमें प्रेपोजिशन आ गई, तो वो गलत होगा। वो गलत नहीं, वो गलत फहमी हो जाएगी जो हम पढ़ रहे होंगे। प्रेपोजिशन तो यहां से शुरू होती है। इस टॉपिक का नाम है एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन। एप्रोप्रिएट यानी कि फिक्स प्रेपोजिशन। फिक्स, जैसे कि अब यहां पर कोई इंग्लिश का दीन ईमान नहीं है। मतलब अंग्रेजों ने हमें जब इंग्लिश दी तो हमें कहा था कि भाई साहब ऐसे ही पढ़ना, ज्यादा इफ और बट मत लगा देना कि ऐसा क्यों होता है, हिंदी में तो ऐसा नहीं होता है, इंग्लिश में ऐसा क्यों होता है। उन्होंने मना किया था, तो हमें उनकी बात माननी होगी। कुछ ऐसे वर्ड उन्होंने दे दिए कि जिनके साथ में वो खास प्रेपोजिशन आएगी, जैसे कि लिसन। हे, हेलो, एक्सक्यूज मी, लिसन मी, गलत। लिसन टू मी होता है। जब जब लिसन आएगा आप टू लगाएंगे। माई हॉबी इज लिसनिंग टू म्यूजिक। बहुत से लोग कहते हैं अपने बायोडाटा में, अपने रिज्यूमे में लिख देते हैं, सीवी में, माई हॉबीज आर लिसनिंग म्यूजिक एंड वॉचिंग मूवीज। गलत, लिसनिंग टू म्यूजिक होता है। फाइन, तो लिसन के साथ टू आएगा। अप्लाई के साथ 2 और 4 भी आ सकता है। कब कब, वो क्या क्या सिचुएशन होती है मैं आपको बताऊंगा। फाइन, ऐसा करते करते यार ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक हो जाएगा, ऐसा लग रहा होगा आपको, है नहीं। अगर ढंग से पढ़ेंगे तो नहीं है। कम से कम अगर हम 1500 ऐसे वर्ड सीख लेंगे तो जर्नी आसान हो जाएगी। अच्छा, काम यहां से नहीं चलने वाला। यहां भी देखिए एक और लिस्ट है, इसी के अंदर एक और लिस्ट है एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन में, कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ कोई भी प्रेपोजिशन यूज ही नहीं होती। जैसे कि आई एम टेलिंग यू, टेल के साथ प्रेपोजिशन नहीं आती। आई एम टेलिंग यू होता है, आई एम टेलिंग टू यू, ऑन यू, फॉर यू नहीं होता। ठीक है, वैसे ही टीच भी होता है, ठीक है ना, और वैसे ही सी भी तो होता है, आई विल सी यू। तो ऐसे कितने वर्ड्स हैं? बहुत सारे हैं, इसकी हम पूरी लिस्ट बनाएंगे ना। ठीक है, तो आज हम ये टॉपिक के ऊपर बहुत सारी एरर्स ले रहे हैं। आपको मेरी बात माननी पड़ेगी एक छोटी सी। क्या? एक शीट अलग से तैयार कीजिए, वहां पर मैं आपको कुछ वर्ड्स लिखवाऊंगा, अब उसे उसी सीक्वेंस में लिखते रहिए। जर्नी बहुत आसान हो जाएगी, बिलीव मी, इंग्लिश बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू हो जाइए। आप एक पेज बनाएंगे और उस पेज में आपको क्या करना है जी, आपको मैं बता देता हूं। ये आपने एक पेज बनाया, यहां पर ऐसे लाइन डालिए, यहां पर लिखिए जी AP यानी कि एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन। जैसे जैसे आती रहेंगी मैं आपको बताता रहूंगा, नंबर डाल के लिखते रहना, 1 2 3, और यहां पर लिखिएगा NP यानी कि नो प्रेपोजिशन। कुछ ऐसे वर्ड्स मैं आपको बताऊंगा जिनके साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आती, वो यहां लिखते रहना। फॉर एग्जाम्पल मैं पहले लिख देता हूं जी टीच, नो प्रेपोजिशन। आई एम टीचिंग यू होता है, आई एम टीचिंग टू यू, ऑन यू, फॉर यू नहीं होता। ठीक है, अगर मैं बोलूं जी टेल, बताया था अभी मैंने आपको, टेल को यहां लिख दो। लिसन को यहां लिख दो, लिसन के साथ क्या आता है जी, ये भी लिखना पड़ेगा, लिसन टू होता है। इस तरह से आपको 2 लिस्ट तैयार करनी है। कितने पेजेस? सो मेनी पेजेस यू आर गोइंग टू फिल। फाइन, आपको बहुत सारी पेजेस भरने होंगे, इसके लिए उससे हिचकिचाइएगा मत। और अब हम शुरू करते हैं।
हमारा जो इसे सीखने का तरीका है वो एरर के थ्रू सीखेंगे ताकि ये बोरिंग ना हो, ठीक है। तो देखिए आज सबसे पहले हमारे सामने कुछ सेंटेंसेस हैं और इस सेशन में हम उन्हें सॉल्व करेंगे। पढ़िए जिस सेंटेंस को, माई आंसर इज डिफरेंट देन योर्स। कभी कभी नो एरर भी मिलेगी आपको, जरूरी नहीं है कि नो एरर ना हो सकता है नो एरर हो। तो क्या आपको यहां पर कोई एरर मिली? देखिए आपका दिमाग कहां लगना चाहिए? प्रेपोजिशन पे। तो एरर है यहां पर क्या? डिफरेंट के साथ देन प्रेपोजिशन बिल्कुल गलत है। तो सही क्या है? डिफरेंट के साथ यूज होता है फ्रॉम। डिफरेंट के साथ क्या यूज होगा? फ्रॉम। सो माई आंसर इज डिफरेंट फ्रॉम योर्स। मेरा आंसर तुम्हारे आंसर से अलग है, डिफरेंट है। अब आपको क्या करना है गाइस? जो आपने लिस्ट बनाई है, अगर आप मेरी बात मानने को तैयार हैं, एग्जाम में स्कोर करना है, ठीक है, स्कोर नहीं करना, उसे क्रैक भी करना है ना, तो क्या करेंगे? ये देखिए जी, ये जो लिस्ट बनाई थी हमने, आप उस पे आ जाइए और यहां लिख दीजिए डिफरेंट फ्रॉम। तो यहां से आपको नोट बनने शुरू हो जाएंगे ऐसे ही आपके इसी क्लास से, है ना। और ऐसे मैं बहुत सारी क्लासेस लेने वाला हूं प्रेपोजिशन के ऊपर। लगभग अगर आपने मेरी ये वाली 15 क्लासेस कर ली, इस जन्म में आप प्रेपोजिशन के मामले में दुखी नहीं होंगे। आई मीन इट, मैं चैलेंज कर रहा हूं जी इस चीज के लिए, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको मेरी बातों को सीरियसली लेना है तो बहुत मजा आने वाला है। देखिए, तो यहां पर एरर थी फ्रॉम। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए जी। ऑफ ऑल द मैन नॉन टू मी नन इज लेस इंक्लाइंड दैट ही इज टू थिंक इल टू अदर्स। बताइए जी एरर क्या है? कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, मैं बता देता हूं। इल का मीनिंग क्या होता है पहले तो ये पता लगाइए। इल के 2 मीनिंग होते हैं। इल का मीनिंग बीमार भी होता है, आई एम इल टुडे का मीनिंग है मैं बीमार हूं, और इल का मीनिंग बुरा भी होता है। तो यहां पर थिंक इल, किसी के बारे में बुरा सोचना, तो इल के साथ बारे में के चक्कर में आप अबाउट मत लगा देना भाई साहब। इल के साथ टू की जगह यूज होना चाहिए ऑफ। इल ऑफ अदर्स, इल टू नहीं, इल ऑफ अदर्स। गॉट इट? मैं इस चीज को और क्लियर कर देता हूं। यहां एक अलग से पॉइंट है जो आप लिखेंगे अलग पेज पर। क्या? इल एडजेक्टिव है। इल के 2 मीनिंग है। क्या? एक तो है जी बुरा और एक है बीमार। छोटी की मात्रा है, बड़ी की देख लेना। हिंदी में गारंटी नहीं है, इंग्लिश की गारंटी है। तो इल का मीनिंग बुरा भी है, इल का मीनिंग बीमार भी है। और जब इल का मीनिंग बुरा होता है तो प्रेपोजिशन यूज होगी ऑफ, और अगर इल का मीनिंग बीमार है तो प्रेपोजिशन यूज करेंगे विद, ठीक है। आई एम इल विद फीवर बोलेंगे, फिर ऑफ मत बोल देना। एंड मैं किसी के बारे में बुरा नहीं बोलता। आई नेवर स्पीक इल ऑफ एनीवन। तो कभी कभी ना एरर में मैंने देखा ऐसे आया था कि इल अबाउट, तो ये गलत था, यहां पर ऑफ होना चाहिए था। ओके, याद रहेगा आपको। ये आपको शॉर्ट नोट्स जरूर तैयार करने हैं। अगर आप इसमें आलस या कंजूसी करने वाले हैं तो फिर क्लास का फायदा नहीं होगा, ठीक है। और हम चाहते हैं जब इतनी मेहनत कर रहे हैं यार, आपका इंटरनेट भी तो लग रहा है यार, कम ऑन लिखिए ना, लिखने का। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। एज द पार्टी वॉज गोइंग ऑन वी नोटिस्ड मिस्टर रॉय फॉल बैक इन हिज चेयर एंड गैस्प फॉर ब्रेथ। क्या पता लगा पाएंगे आप? क्या पता लगा पाएंगे? एक चीज क्लियर कर दूं आपको, कर देते हैं जी। जब हम आपको यहां थोड़ा सा भाषण दे रहे थे कि इसके 3 पार्ट्स हैं, एक है एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन, एक है यूज, और एक थर्ड पार्ट और होता है, उसका नाम होता है फ्रेजल वर्ब्स। इसकी आपने हमारे अलग से लेक्चर्स हैं यूट्यूब पर, आपने जरूर देखे होंगे, नहीं देखे तो जरूर देखिएगा। तो कुछ फ्रेजल वर्ब्स होते हैं जो जिसमें वर्ब के साथ आप प्रेपोजिशन लगा देते हैं और वो एक नया वर्ड बन के तैयार हो जाता है, ठीक है ना। जैसे कि गेट आउट, जैसे कि गेट इनटू, और जैसे कि टेक आफ्टर, है ना। तो अब बात वही उसी की तो हो रही है। एज द पार्टी वॉज गोइंग ऑन, जब पार्टी चल रही थी, वी नोटिस्ड, हमने नोटिस किया। क्या नोटिस किया जी? मिस्टर रॉय फॉल, उन्हें गिरते हुए देखा। तो ये जो बैक लगा हुआ है ना, ये फालतू में लगा हुआ है यार, इसका कोई काम ही नहीं था। बैक को हटा दो, काम खत्म। हमने उन्हें फॉल करते हुए देखा। इन हिज चेयर गैस्प
फॉर ब्रेथ, हाफते हुए देखा है, ठीक है। तो बैक यहां पर गलत लगा हुआ है, क्यों? क्योंकि फॉल बैक एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मीनिंग होता है रिट्रीट, पीछे हटना, डर से पीछे हटना। पुलिस ने जब आंसू गैस के गोले फेंके, जब लाठीचार्ज किया दंगाई लोगों पर, तो दंगाई लोग जो राइटर्स थे दे फेल बैक, वहां यूज होता है, यहां नहीं होगा। अब देखिए आप देख रहे हैं और ये मेरा पैर फिसला और मैं गिर गया तो मैं फॉल होऊंगा, फॉल बैक नहीं होऊंगा, ठीक है, याद रखिएगा इसे। तो यहां पर आपको कंफ्यूज किया किसने? फ्रेजल वर्ब ने, जहां उसकी जरूरत थी नहीं। तो इसलिए कहते हैं लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। चलते हैं आगे, ये देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत सिंपल है, बच्चे भी बना देंगे, 3rd क्लास का बच्चा बना देगा इसे। देखिए, ऑल द प्लेयर्स एक्सेप्ट टॉम वो प्रेजेंट ऑन द प्लेग्राउंड। मैंने कहा 3rd क्लास का बच्चा, तो ऑन नहीं भाई साहब, प्लेग्राउंड के लिए इन यूज होता है। और इस वर्ड को आपको किसी लिस्ट में लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये फिक्स प्रेपोजिशन में नहीं आता है। मैंने आपको क्या कहा है, आपको कौन सी लिस्ट तैयार करनी है जो फिक्स प्रेपोजिशन है, तो यहां पर आपको लिखने की आवश्यकता है नहीं। बड़ा सिंपल था, मुझे लगता नहीं इतना इजी क्वेश्चन दोबारा आज के इस गला काट प्रतियोगिता के युग में आपसे पूछा जाएगा। ओके, तो नाउ क्वेश्चन नंबर 5, 4 इज ओवर 5। ये थोड़ा ध्यान से, द मैनेजमेंट डिड नॉट सेलेक्ट हिम एज ही वॉज नॉट एलिजिबल टू द पोस्ट। कम ऑन, यहां भी हमें चाहिए एक फिक्स प्रेपोजिशन, क्योंकि आज बात ही फिक्स प्रेपोजिशन की हो रही है ना, तो थोड़ा आज तो आसान हो जाएगा, बट जब जम्बल्ड करके देंगे ना हमें कि नाउन के प्रनाउन के प्रेपोजिशन के क्वेश्चन, तब कंफ्यूजन हो सकता है। तो देखिए जी, एलिजिबल के साथ टू एकदम गलत है, एलिजिबल के साथ क्या आता है जी, 4 होता है। ये तो आपने जब फॉर्म भरने होते हैं एसएससी यूपीएससी बैंकिंग के, उसमें भी लिखते हैं आर यू एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, सुना होगा ये वर्ड आपने कितनी बार, एलिजिबल फॉर। आपकी क्या ड्यूटी है भाई साहब, आपको इस लिस्ट पे दोबारा जाना है और यहां लिख देना है एलिजिबल फॉर, ऐसा करना है बस आपको। ये हमारी एक लिस्ट तैयार होती जाएगी और ये कब कितनी 500 तक पहुंच जाएगी आपको अंदाजा ही नहीं रहेगा। बस ये 15 वीडियो सीक्वेंस में देख लीजिएगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नंबर 6, कम ऑन, आई एम वेक्स्ड एट हिम अबाउट व्हाट ही हैज डन। उसने जो भी किया है मैं उसके साथ खफा हूं, एंग्री हूं। वेक्स का मीनिंग क्या होता है, सुना कभी, एंग्री। तो जो प्रेपोजिशन एंग्री के साथ आती है वो भी वेक्स के साथ ही आती है। तो जब हिम आ रहा है तो एट, ये गड़बड़ है, यहां कर देंगे हम विद। आई एम वेक्स्ड विद हिम या आई एम एंग्री विद हिम। यहां एक आपको पॉइंट बता देता हूं, वेक्स्ड यानी कि एंग्री। इस पेज पे वापस आते हैं, यहां नंबर 4 में आपने क्या लिखा जी, ये नंबर कोई भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है 4 नंबर सेंटेंस का ही है, ये कोई भी हो सकते हैं। तो एंग्री हो या वेक्स्ड हो, दो एक तीर से दो निशाने हो गए। इन दोनों के साथ, मतलब इन दोनों का मीनिंग सेम है, इसके साथ आप लगा सकते हैं विद, जब कोई पर्सन आएगा तो। मैं राजू से गुस्सा हूं, आई एम एंग्री विद राजू, आई एम वेक्स्ड विद राजू, ठीक है। बट जब किसी बात पर होंगे नाराज तो फिर विद नहीं आएगा, फिर एट आएगा, एट थिंग। मैं इस बात पर तुमसे गुस्सा हूं, आई एम एंग्री विद यू एट दिस थिंग, या आई एम एंग्री एट दिस थिंग, ठीक है। पर्सन आएगा तो विद लगेगा, और कोई बात होगी, कोई इशू होगा, कोई रिजल्ट होगा, जैसे बच्चे का रिजल्ट भगवान ना करे गलत आए और पापा को गुस्सा है, तो पापा क्या कहते हैं, पिताजी आप गुस्सा क्यों हैं आज, आपका मूड सही नहीं लग रहा। बेटा मत पूछ, आई एम एंग्री एट योर रिजल्ट, तुझसे नहीं हूं, तू तो बहुत अच्छा है, इधर आ खटैक, तू तो बहुत अच्छा लड़का है बेटा, इधर खड़ा हो, एक और ले, बट मैं तेरे रिजल्ट से गुस्सा हूं, एट योर रिजल्ट हो जाएगा। ओके, तो ये पॉइंट आपको लिखने हैं, ठीक है। इसकी पीडीएफ फाइल आपको मैं नहीं दे रहा हूं, बनाने का अभी, फाइन। और अगर आप इसकी पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो मेरी एक बुक तैयार है, मैं जल्दी उसकी पीडीएफ भी आपको दे दूंगा, उससे फायदा उठाइए, बहुत मजा आएगा। कम ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर देखिए जी, young children should not sit close to the TV set as it affects on their eyes. Come on, come on, come on. क्या पता लगा पा रहे हैं? यहां पर देखिएगा एक चीज बहुत खास है, अफेक्ट।
अफेक्ट का मीनिंग होता है बुरी तरह से प्रभावित करना। जो यंग चिल्ड्रन हैं उन्हें टीवी के नजदीक नहीं बैठना चाहिए। टू द टीवी सेड एज इट अफेक्ट्स ऑन देयर आईज, ये उनकी आईज को अफेक्ट करते हैं। तो भाई अफेक्ट के साथ ऑन प्रेपोजिशन नहीं आती है, तो कौन सी आती है? देखिए अफेक्ट के साथ नो प्रेपोजिशन एनपी आता है। ठीक है, तो आपको क्या करने का, आपको एनपी वाले में क्या लिख देंगे? अफेक्ट, यानी कि अफेक्ट के साथ नो प्रेपोजिशन। समझ आ रहा है? यहां एक कंफ्यूजन हो रहा है बच्चों के दिमाग में। कंफ्यूजन ये होता है कि एक वर्ड होता है जी अफेक्ट और एक होता है इफेक्ट। इसे भी क्लियर कर लें। इफेक्ट का मीनिंग होता है प्रभाव और ये एक नाउन है, अफेक्ट एक वर्ब है। ठीक है, दोनों में ही फर्क है, ये नाउन है और ये वर्ब है। अफेक्ट के साथ पहला डिफरेंस क्या है? नो प्रेपोजिशन। और इफेक्ट के साथ ऑन या ऑफ भी आता है। ठीक है, दूसरी बात, मैं एक एक सेंटेंस बता देता हूं आपको, लिख लीजिएगा। क्या जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी ना, तो उसने जापान को कैसे प्रभावित किया? तो क्या बोलेंगे? हाउ डिड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर अफेक्ट जापान। अफेक्ट ऑन नहीं होगा, अफेक्ट जापान। ठीक है, और अगर इफेक्ट को कैसे यूज करना है ये देखते हैं। व्हाट वर द बैड इफेक्ट्स, व्हाट वर द बैड इफेक्ट्स ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑन जापान। क्लियर हुआ जी? क्लियर हुआ? तो ये डिफरेंस है दोनों में कि किसके साथ कौन सी प्रेपोजिशन आएगी, ये मैं साथ साथ बता रहा हूं। और आपको हमारी क्लास कैसी लग रही है, आपका इसमें स्कोर कैसा आ रहा है, कुछ सीखने का है, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। एंड इट्स गोइंग टू बी क्वेश्चन नंबर 8। चिल्ड्रन ऑफन क्वेरल ऑन पेटी इश्यूज। देखिए गाइस, प्रेपोजिशन प्रेपोजिशन, क्वेरल क्वेरल क्वेरल, जी हां गड़बड़ यहीं पर है। ऑन गलत है, क्या होना चाहिए? लिखना होगा आपको, यहां पर ओवर आना चाहिए। देखिए रट्टा मत मारिएगा कि क्वेरल के बाद ओवर आता है, ऐसा नहीं। जब किसी की किसी के साथ लड़ाई होगी तो क्वेरल विद होगा। जैसे राम इज क्वेरलिंग विद श्याम, तब क्वेरल विद आएगा। ठीक है, परंतु किस बात पर हो रहा है? पेटी इशू, छोटी मोटी बातों पर। तो चिल्ड्रन ऑफन, अक्सर बच्चे क्वेरल लड़ते हैं ओवर पेटी इश्यूज। ठीक है, किसी मुद्दे पर लड़ेंगे तो ओवर होगा, किसी पर्सन के साथ लड़ेंगे तो विद होगा। अब हमें क्या करना चाहिए? हमें भाई साहब ये करना चाहिए कि यहां लिख देना चाहिए 5 नंबर, ठीक है, या 6 नंबर। 5 तो इसका हो गया था इफेक्ट का। ऐसे जो भी आप लिस्ट बनाएंगे नंबर कोई भी लिखिए, मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है कि क्वेरल के साथ कौन सी प्रेपोजिशन आएगी? बताइए बताइए, जल्दी बताइए। क्वेरल विद आएगा या ओवर आएगा? तो दोनों आएंगे। विद कब आएगा? जब पर्सन लिखा होगा, किसके साथ लड़ाई हुई, और यहां पर इशू होगा किस बारे में, तो ओवर से ही हो जाएगा। ठीक है, ये है हमारी प्रेपोजिशन का मजा। सिर्फ एक ही बार पढ़ना है, ढंग से हो जाएगा। बस पढ़ना आपको है, ऐसे लेट के पढ़ेंगे तो काम नहीं चलेगा। जरा खड़े होइए, ध्यान से बैठिए चेयर पे यार, आगे टेबल को रखिए, है ना। कम ऑन, यस। और अब हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9। Many a time the minister had hinted on the destruction caused by floods. कई बार ऐसा हुआ जब वो मंत्री जी थे, उन्होंने हिंट दिया किस चीज पर? कि वो जो डिस्ट्रक्शन हुई थी वो फ्लड्स की वजह से, बाढ़ आने की वजह से हुई थी। तो यहां पर गड़बड़ कहां है भाई? फ्लड सही है, अलग अलग जगह बाढ़ आई थी ना, केरला में, आसाम में और बिहार में, तो उस फ्लड की बात कर रहे हैं। फाइन, गलती यहां पर है कि हिंट के साथ ऑन नहीं आता, एट आता है, ये करेक्शन है। ठीक है, हिंट एट, ये आप उस लिस्ट में ऐड कर देंगे। क्या नोट करेंगे जी? हिंट एट। फाइन, ये थी यहां पर गलती। और नाउ क्वेश्चन नंबर 10, कम ऑन। Our laxity in duty increases with our aversion for work.
भाई यहाँ तो दो ऐसे वर्ड आ रहे हैं, शायद हमें समझने पड़ेंगे मीनिंग क्या है इनका। देखिए लैक्सिटी का मीनिंग होता है लापरवाही, केयरलेसनेस, ठीक है, और लैक्सिटी के साथ इन प्रेपोजिशन आ रही है यहां पर, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। इसे लिख लेना उस लिस्ट में। क्या लिखेंगे, एक लिस्ट और बना देते हैं यहां पर, लैक्सिटी, ये नंबर डाल देना जो भी होगा, LAXITY, लैक्सिटी के साथ ये प्रेपोजिशन आती है, आप ऐसा लिख देंगे, ठीक है। इंक्रीजेस विद आवर एवर्जन फॉर वर्क, एवर्जन का मीनिंग क्या होता है, वहां से डिसलाइक, ध्यान हटना, डिसलाइकिंग होना, ठीक है, डिसलाइक। तो एवर्जन के साथ फोर्थ प्रेपोजिशन नहीं आती है, एरर ये पार्ट है, तो 4 की जगह 2 आएगा, एवर्जन 2, जिसे आपको लिखना चाहिए यहां पर। क्या लिखेंगे जी, एवर्जन के साथ 2, फाइन। इसी तरह से लिस्ट बनाई चाहिए, पेजेस भरिए पूरे, बिल्कुल कुछ छूटना नहीं चाहिए, खाली पेज तो दिखाई नहीं देना चाहिए, भर डालो पूरा प्रेपोजिशन को। एक बार कर डाला तो लाइफ जिंगलाला, कम ऑन, यस। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 देखिए जी, द टीचर वाज प्लीज्ड एट संजय। प्लीज्ड का मीनिंग क्या है, खुश है, किसके साथ, संजय के साथ। तो गड़बड़ तो वही है जी, यहां प्लीज के साथ एट ना आके विद आता है। मैं आपको एक चीज याद दिलाता हूं, अभी अभी हमने यहां क्या लिखा था, देखिए एंग्री और वेक्स्ड के साथ भी था ना, विद पर्सन एट थिंग, प्लीज्ड के साथ भी यही होता है। यहां मैं प्लीज्ड को भी ऐड कर देता हूं, या आप अलग से लिख लीजिएगा, विद आएगा तो पर्सन, थिंग होगी तो एट। मैं आपसे खुश हूं, आई एम प्लीज्ड विद यू, और मैं आपके रिजल्ट से खुश हूं, आई एम प्लीज्ड। बच्चे ने पूछा पिताजी से, पिताजी आज बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। बेटा मैं तुझसे खुश नहीं हूं, तू तो बड़ा बकवास लड़का है, इधर आ, लगाऊंगा नहीं, तू तो बड़ा प्यारा बच्चा है, आई एम प्लीज्ड विद यू एंड आई एम प्लीज्ड एट योर रिजल्ट, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। सो प्लीज्ड के साथ विद और एट दोनों आ सकते हैं, परंतु डिपेंड करता है पर्सन या कोई बात है उससे खुश है। गॉट इट, इसे यहां लिखेंगे। और अब हम बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं जी, कम ऑन, यस। नन saw him worthy for the reward he received। वर्दी का मीनिंग होता है डिजर्व करना, लायक होना, और वर्दी के साथ ये जो 4 है ये गलत लगा हुआ है रे, वर्दी ऑफ होता है, वर्दी ऑफ, डिजर्व करना, वर्दी ऑफ। ये वर्दी ऑफ आपको उस लिस्ट में ऐड कर देना है। अब आपको समझ आ रहा होगा कि हम कैसे लिस्ट तैयार करने वाले हैं। बस ऐसे कुछ और वर्ड्स और मजा आ जाएगा, इंग्लिश का भी और लाइफ का, और इंग्लिश बोलने और लिखने का दोनों का। तो कम ऑन, नंबर बढ़ते हैं आगे, 13 नंबर पे पहुंच गए जी। बहुत सिंपल है, बहुत से लोग इसे गलत बोलते हैं डेली लाइफ में, जब इंग्लिश बोली आती है गलत बोलते हैं, जो अच्छी इंग्लिश बोलते हैं वो गलत नहीं बोलते हैं। माई अंकल फ्रिक्वेंटली गोज टू अब्रॉड ऑन बिजनेस ट्रिप बाय एयर, बाय एयर मीन्स हवाई जहाज से जाते हैं, ठीक है, या हेलीकॉप्टर से जाते होंगे। तो देखिए गाइस, यहाँ गड़बड़ कहाँ हो रही है, ये जो अब्रॉड है ना, चाहे अब्रॉड हो या होम हो, इनसे पहले प्रेपोजिशन नहीं आती। तो मैं विदेश जा रहा हूं, आई एम गोइंग अब्रॉड होता है, आई एम गोइंग टू अब्रॉड नहीं होता। मैं घर जा रहा हूं, आई एम गोइंग होम होता है, टू होम नहीं होता। हाँ, अगर होम से पहले हिज हर आ जाए तो हो सकता है, ठीक है, अदरवाइज यहां पर टू नहीं आना चाहिए। तो आप इसे कैसे लिखेंगे उस लिस्ट में, लिख देना अब्रॉड से पहले नो प्रेपोजिशन, बिल्कुल सिंपल, हिंदी में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। फाइन, आगे देखते हैं 14 नंबर। Yesterday सोहन came across with one of his friends। भाई कल came across, इसका मीनिंग होता है अचानक किसी से मिलना। यहां दो तरह की एरर बनती है, एग्जाम में बता देता हूं। कम अक्रॉस एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मीनिंग है ऑलरेडी किसी से मिलना, तो इसके साथ कोई प्रेपोजिशन आती ही नहीं। विद यहां पर गलत लगा हुआ है, विद की आवश्यकता नहीं थी। तो क्या हो जाएगा, yesterday सोहन came across one of his फ्रेंड्स, ये सेंटेंस सही है। मैंने कहा कि एक और एरर बनती है, वो क्या, देखिए कम अक्रॉस का मीनिंग होता है, ये तो सेकंड फॉर्म है ना, केम अक्रॉस। कम अक्रॉस का मीनिंग होता है अचानक मिलना, सडनली मिलना। तो कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, वो आपसे गेम खेलता है। क्या, वो यहां पर लिख देगा सोहन सडनली,
ये सडनली भी गलत होगा, क्योंकि कम अक्रॉस का मीनिंग ही अचानक मिलना है, तो सडनली वर्ड का मीनिंग भी एकदम है ना, अचानक है, तो वो यहां पर गलत है। ना सडनली आएगा ना विद आएगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। इट्स गोइंग टू बी क्वेश्चन नंबर 15। द बॉय स्टूड बाय मी पेंटिंग फॉर ब्रेथ। नो एरर लग रही है मुझे, तो नो एरर लग रही है। देखो देखो देखो, द बॉय स्टूड बाय मी पेंटिंग फॉर ब्रेथ। पेंटिंग का मीनिंग क्या है? हाफते हुए, मेरे सामने आया और हाफने लगा, हा, तो क्या बोलते हैं, क्या होगा, क्या होगा? कम ऑन, एरर है, नो एरर नहीं, एरर है। क्या? बाय मी नहीं होगा भाई साहब, मेरे सामने आया था ना, हाफ रहा था, तो इट शुड बी बिफोर मी, बिफोर मी होना चाहिए था। और ये एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन में नहीं लिखिएगा, परंतु इस सेंटेंस की सेंस को समझिए कि मेरे सामने आएगा तभी तो हाफेगा, साथ में आकर थोड़ा ना बैठेगा। सामने तो, साथ में तो तब बैठेगा जब हम मूवी या सर्कस देख रहे हैं, तो पास में आकर बैठ गया और हाफने लगा। ठीक है, वो एक अलग चीज थी, बट ये तो लग रहा है कि मेरे सामने आया, तो सामने के लिए इन फ्रंट ऑफ या बिफोर ही सही है, तो पर्सन है तो बिफोर ही यूज करेंगे। गॉट इट? एंड नाउ बच्चे हुए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं गाइस, ध्यान दीजिए। 16 नंबर बहुत सिंपल है, मैं आपको इसका आंसर आज के दिन में दे चुका हूं, गेस कीजिए। द टीचर टॉट टू द स्टूडेंट्स लाइक हिज ओन चिल्ड्रन। टीचर ने सब बच्चों को, सब स्टूडेंट्स को अपने बच्चों जैसे पढ़ाया। भाई बताया तो था, टॉट टीच की सेकंड फॉर्म है, यहां पर टू प्रेपोजिशन नहीं आनी चाहिए थे, कोई प्रेपोजिशन नहीं देगा टीच। ठीक है, आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग टू यू तो नहीं होगा, अपॉन यू, फॉर यू, फ्रॉम यू, बिफोर यू तो नहीं होगा, इसलिए नो प्रेपोजिशन। ये तो आपको आसानी से समझ आ गया होगा। क्या 17 नंबर पे दिमाग लगा रहे हैं? कम ऑन गाइस, कम ऑन। रितु वाज कॉन्शियस टू ऑल दैट वाज गोइंग ऑन अराउंड हर प्लेस। रितु हर उस चीज से जागरूक थी जो भी उसके आसपास घटित हो रहा था। कम ऑन, क्या बोलते हैं? देखिए, कॉन्शियस के साथ ऑफ प्रेपोजिशन फिक्स है, तो ये आपको लगाना होगा, कॉन्शियस ऑफ, अवेयर ऑफ, बिवेयर ऑफ। सो कॉन्शियस ऑफ होता है, ये आप उस लिस्ट में नोट कर लेंगे। कॉन्शियस ऑफ, और अभी मैंने एक और वर्ड बोला, बिवेयर ऑफ। एक और वर्ड बोला मैंने, क्या? अवेयर ऑफ, इनके साथ भी ऑफ आता है। ठीक है, इस तरह से हमारी लिस्ट तैयार होती जाएगी, प्रेपोजिशन का एक अलग से रिकॉर्ड तैयार हो जाएगा। तो कम ऑन एट क्वेश्चन नंबर 18 वी आर। ये थोड़ा सा टेढ़ा है, जरा ध्यान से पढ़िए। ऑफ व्हाट आई नो ऑफ हिम आई हेजिटेट टू ट्रस्ट हिम। मैं उसके बारे में जो भी जानता हूं, मुझे हेजिटेशन होती है कि मैं उस पर विश्वास करूं। कम ऑन, ऑफ व्हाट आई नो ऑफ हिम। नो नो नो, नो नहीं है, नो है ये, है ना, तो इसके साथ ऑफ नहीं लगाना, अबाउट लगाने का। मैं उसे जानता हूं, आई नो हिम। जब आप ऐसी बात करेंगे तो कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगी, ये सही है। बट अगर मैं बोलूं मैं उसके बारे में जानता हूं, उसे तो जानता हूं, उसके बारे में भी जानता हूं, तो क्या बोलेंगे? आई नो अबाउट हिम। तो ये भी सही है। अब आपको कैसे पता कि अबाउट आना चाहिए, ऑफ नहीं आना चाहिए? देखिए, ऑफ व्हाट की बात कर रहे हैं ना, ऑफ व्हाट आई नो अबाउट हिम, मैं उसके बारे में जो भी जानता हूं, सो आई हेजिटेट टू ट्रस्ट हिम। एक चीज और क्लियर कर देते हैं, जब नो की बात हो ही रही है, तो आपको पता है पैसिव वॉइस में नो के बाद, जब पैसिव वॉइस में तो थर्ड फॉर्म आएगी, तो नोन के बाद बाय नहीं आता, टू आता है। इस चीज को आपको याद रखना होगा। जैसे एक्टिव वॉइस में हम कहते हैं ना, आई नो हिम, तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा भाई? आई टीच यू का तो बनता है यू आर टॉट बाय मी, बट आई नो हिम का क्या बनेगा? ही इज, थर्ड फॉर्म हो जाएगी नॉन बाय मी। जी नहीं, ये गलत है, बाय नहीं होगा, यहां टू आएगा।
ये याद रखना है आपको। पैसिव वॉइस में नो का जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो बाय नहीं आता, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं वो उनकी फिक्स प्रेपोजिशन की वजह से ही, इस टॉपिक की वजह से ही ऐसा होता है, ठीक है। तो ये तो था जी हमारा पैसिव वॉइस का एक एग्जांपल। बढ़ते हैं, बचे हुए 2 सेंटेंसेस हमारी वेट कर रहे हैं और इन 2 सेंटेंसेस को मैं सॉल्व नहीं करूंगा, इन 2 सेंटेंसेस को आप सॉल्व करेंगे और मुझे कमेंट में आंसर देंगे। और भाई साहब एक चीज याद रखिएगा, अगर आपने 19 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया तो पार्टी कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आराम से टीचर्स भी सॉल्व नहीं कर पाते हैं। ये है आपके लिए, मैं पढ़ देता हूं। व्हेन यू हैव रेड दिस बुक्स प्लीज रिटर्न देम टू मी। अब ये मत बोलिएगा ये देम किसके लिए आ रहा है, भाई साहब ये देम बिल्कुल सही है, देम बुक्स के लिए आ रहा है, यहां कोई गलती नहीं है। बट गलती तो है यहां, या नो एरर है, मुझे नहीं पता, ये आपको सॉल्व करना है। और ये क्वेश्चन भी मैं पढ़ देता हूं। द प्लेन took on as soon as the passengers boarded। आपको इन 2 क्वेश्चंस का आंसर देना है कमेंट में। आई एम वेटिंग। और अगर आप कमेंट में आंसर दे रहे हैं तो मैं समझूंगा कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा और इसके लिए फिर हम आपको देंगे इसके बाकी के बचे हुए 14 पार्ट्स और जो आपकी लाइफ चेंज कर देंगे। इंग्लिश ग्रामर में तो पक्का कर देंगे, ठीक है। तो अभी इसमें इतना ही। और मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूं, मैं अनअकैडमी पे प्लस एजुकेटर हूं और वहां पर मैं इंग्लिश एसएससी को टीच कर रहा हूं। अब चाहे तो वहां पर आ सकते हैं, हमें ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव क्लासेस होती हैं। और अनअकैडमी पर मेरा रेफरल कोड है रवि बजाज 10। ये डालने पर आपको मिलेगा 10% ऑफ। ओके, तो जरूर करिएगा। वहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाने के लिए एकत्रित हुए हैं, पूरा फायदा उठाइए। और हम मिलेंगे अगले सेशन में कुछ और नए टॉपिक के साथ। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर। सो गाइस, इफ यू जॉइन अनअकैडमी फॉर एसएससी तो उसमें आपके लिए ये रेफरल कोड है हमारा रवि बजाज 10। आप ये ऐड करेंगे रेफरल कोड और आपको मिलता है 10% डिस्काउंट, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका।